दोस्तों, इस चैनल में हम कोई भी ग्लोबल न्यूज़ या नेशनल लेवल पे कोई न्यूज़ होती है उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस स्टॉक्स में उस न्यूज़ का असर पड़ेगा, भले वो असर जो है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ताकि आपको जानकारी हो एक इंडिविजुअल स्टॉक या किसी सेक्टर में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो आज भी ऐसे ही कुछ न्यूज़ लेने वाले हैं, 2-3 न्यूज़ हैं जिनका स्टॉक तक हम जाएंगे, उन न्यूज़ का ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ हैं उनका किन स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली न्यूज़ है कि मॉर्गन स्टैनली, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है बहुत फेमस, इन्होंने बताया कि इंडिया का जो कि कॉमर्स मार्केट है वो $57 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। क्विक कॉमर्स बिजनेस तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो स्विगी और जोमेटो का काम होता है कि आपको आसानी से कोई भी सामान मंगाना है तो ईजिली आपके घर तक पहुंचा जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। क्योंकि विदिन 10 मिनट्स ऐसा कुछ करके ये लोग, ब्लिंकिट हुआ, इंस्टामार्ट हुआ स्विगी का, या तो ब्लिंकिट का जो है जोमेटो का, इनका काम यही है कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट्स जो भी आप सामान मंगवा रहे हैं। तो ये सब क्विक कॉमर्स सेगमेंट में ही आते हैं। तो इन्हीं को लेके इन्होंने अपडेट शेयर की कि ब्लिंकिट जो कि जोमेटो ऑन क्विक कॉमर्स बिजनेस वाली कंपनी है, और स्विगी की इंस्टामार्ट, इन्हीं दोनों कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन यही कर रहे हैं। और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपेंशन अभी आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। और वैसे भी जब इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो लोग या कस्टमर्स और बढ़ते हैं, क्योंकि ईजिली ये सब चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं, तो आपके कस्टमर्स जो है बढ़ते ही जाएंगे। और एक बार आदत लग गई तो उसके बाद वो छूटती नहीं है। मतलब आप जो डेली, पहले क्या ट्रेडिशनली क्या होता था कि मार्केट जाके लोग सामान लेके आते थे, बट अभी का यंग जनरेशन है जो, वो अभी बाहर निकलना ही नहीं चाहता। सब सामान बैठे बैठे, भले वो ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है बट बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है। तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक एक्सपेंड कर चुका है, और बहुत ज़्यादा ये लोग जो है एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। इसमें से अगर मार्केट की भी बात की जाए तो दो ही कंपनी, ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट, और ब्लिंकिट जो कि जोमेटो कंपनी है, यही दोनों डोमिनेट करती हैं। और इनका अगर शेयर की बात की जाए, मार्केट शेयर की, तो जो जोमेटो ऑन्ड कंपनी है, या इटर्नल बोलिए, ब्लिंकिट, जोमेटो की कंपनी है ब्लिंकिट, उसका शेयर 63.4% का है। जबकि जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई स्विगी कंपनी, उसकी जो कि कॉमर्स बिजनेस का सेगमेंट है इंस्टामार्ट, उसका जो है पूरे इंडस्ट्री में 36.6% का ऑनरशिप है, या बोलिए कि शेयर है। तो बहुत तेज़ी से बट स्विगी भी एक्सपेंड कर रहा है, और इससे बहुत, जो जोमेटो कंपनी है उससे बहुत तेज़ी से साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। तो ये इन्होंने अपडेट्स मॉर्गन स्टैनली ने शेयर की। तो इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट की बात करें तो अभी तो जो स्विगी कंपनी है, जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था, वो थोड़ा लॉसेस में चल रही है। हालांकि जो जोमेटो कंपनी है अभी प्रॉफिट में तो जरूर चल रही है, बट जब स्टार्टिंग में इसका भी आईपीओ लिस्ट हुआ था तो कंटिन्यू कई क्वार्टर्स में ये भी लॉस में चली थी, बट अल्टीमेटली ये अपने लॉसेस कवर करके प्रॉफिट में आ गई है। और ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि जो स्विगी है वो भी आने वाले टाइम में अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिट में आ जाएगी। तो दोनों अच्छी कंपनीज हैं, और दोनों का बिजनेस जो है एक्सपेंड करने वाला है आने वाले टाइम में। दूसरा जो न्यूज़ था, इसको समझेंगे डिटेल में। रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेंडरिंग होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, वो स्लो हो गए हैं Q1 2025 में। पावर सेल्स एग्रीमेंट है वो जो है पाइल अप हो गए, मतलब एक तरह से बैकलॉग में हो गए। पिछले 2-3 साल से जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे वो अभी पाइल अप हो गए हैं। पावर सेलिंग एग्रीमेंट जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं, कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके रीजंस बताए गए, रीजंस भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा हुआ कि Q1 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी का जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो गया। और ये डिक्रीज थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से डिक्रीज हुआ है। लगभग 49% के आसपास का डिक्रीज देखा गया है क्वार्टरली बेसिस पे, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 88, मतलब 90% के आसपास जो टेंडर्स थे वो डिक्रीज हो गए हैं पिछले साल कंपैरिजन में। तो इनके रीजंस भी हैं, रीजंस समझेंगे। 2023 और 2024 में जो ऑर्डर्स दिए गए थे या टेंडर के थ्रू ऑर्डर्स फ्लोट किए गए थे, उनका कंप्लीसन नहीं हो पाया, या तो कस्टमर्स नहीं मिल पाए, उनको परचेज नहीं कर पाए उन ऑर्डर्स को, टेंडर्स को। और इन्होंने जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने ये भी बताया कि इस क्वार्टर में केवल 9 नए टेंडर्स निकले हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 4.1 गीगावाट की है। जबकि पिछले 2 सालों में 40 गीगावाट का बैकलॉग बना हुआ है। ये कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं प्रोजेक्ट अभी तक। और इस क्वार्टर में केवल 4.8 गीगावाट के ही ऑर्डर्स या टेंडर्स निकले हैं अभी तक। उनमें से सोलार, विंड और विंड सोलार दोनों हाइब्रिड, मतलब पूरे से तीनों सेगमेंट, सोलार अलग विंड अलग, सोलार प्लस विंड, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो केवल 4.8 गीगावाट के ही 9 टेंडर्स अभी इस क्वार्टर में निकले हैं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक। इनके अगर रीजंस की बात की जाए कि ऐसा क्यों डिक्लाइन, सडन डिक्लाइन देखा गया ऑर्डर्स में या टेंडर, तो इन्होंने बताया, राज प्रभु सीईओ हैं मरकॉन कैपिटल ग्रुप के, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस बताए कि क्यों ऐसा जो है डिक्लाइन देखा जा रहा है, कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, या तो पहले से ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा टाइमली। इन्होंने बताया कि डिमांड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर्स तो पाइपलाइन में है, 2025 में पाइपलाइन में ऑर्डर्स बने हुए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक मॉड्यूल्स
सोलर मॉड्यूल्स की डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब डिमांड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत है और पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर्स अभी पड़े हुए हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मॉड्यूल्स की सप्लाई यहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं हो पा रही है। परसिस्टेंट हाई प्राइसेस जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, उनकी हाई प्राइसेस, ये भी एक मेन रीज़न इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूशन ना हो पाने का या ऑर्डर्स कम रिसीव होने का। तो अनलेस सप्लाई साइड चैलेंजेस आर एड्रेस्ड, सप्लाई साइड चैलेंजेस अगर नहीं एड्रेस किए जाएंगे तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऐसे ही रुका रहेगा। दोनों पावर परचेज और पावर सेलिंग एग्रीमेंट दोनों ऐसे ही डिले होते रहेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। ये रीजन्स है सबसे इंपॉर्टेंट कि सोलर मॉड्यूल्स की जो इंपोर्ट है वो एक तो नहीं हो पा रही है, उसके बाद अगर हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स बताए इन्होंने। सप्लाई साइड जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर रेक्टिफाई कर देते हैं तो फिर ये स्मूथली जो है इंडस्ट्री फंक्शन करने लगेगी। इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम रहता है हमेशा, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पावर को ट्रांसमिट करने का 2 स्टेट से अप्रूवल लेना रहता है, तो वो भी एक बॉटलनेक है, वो भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ रहती है। ये सब जो है प्रोग्रेस होती है उसको स्लो करने का काम करते हैं। एक स्टेट से परमिशन लेना, फिर दूसरे स्टेट से परमिशन लेना, इन सबको बॉटलनेक्स माना जाता है। लेकिन ये सब जो है प्रोजेक्ट्स को डिले करने में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को डिले कर देते हैं। तो ये इन्होंने रीजन्स बताया कुछ, और उसके साथ साथ इन्होंने सजेस्ट किया कि क्या गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए, सप्लाई साइड के जो चैलेंजेस हैं उनको इंप्रूव करना चाहिए, और जो प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन का या ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स उनको थोड़ा सा स्मूथ या जो इंडस्ट्री है उससे इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना चाहिए। उसके बाद अगर ये न्यूज़ देखा जाए, एफपीआई सेल रिकॉर्ड जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वर्थ 25,544 करोड़ सिंस इंक्लूजन इन ग्लोबल इंडेक्स। इंडियन बॉन्ड्स जो हैं उनको ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड कर दिया गया था। अभी शायद 2 मंथ पहले की ही बात है ये कि इंडियन बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड किया गया था। उससे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट एक तरह से बॉन्ड्स ही इशू कर रही है, G6 बोला जाता है इनको, या ट्रेजरी बोला जाता है, टी बॉन्ड्स। तो इनकी जो बिकवाली है वो 25,544 करोड़ के आसपास की हो गई है केवल 2 मंथ में, जब से ये ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है। अच्छा, एफपीआईज़ में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि एफपीआईज़ क्या होते हैं। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। एफपीआई होते हैं, एफडीआई एक तरह से एफपीआई का सबसेट है। एफडीआई केवल स्टॉक मार्केट में ही डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स मतलब अगर फॉरेन कंट्रीज़ के म्यूचुअल फंड्स या कोई हेज फंड्स वो डायरेक्टली अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एफडीआई बोला जाता है। एफपीआई में सारी चीज़ें आती हैं। वो जो एफडीआई है वो तो इंक्लूड करेगा ही एफपीआई, बट गवर्नमेंट बॉन्ड है अगर उसमें भी अगर फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी इंक्लूड करेगा एफपीआई। मतलब एफपीआई में एफडीआई भी आ जाएगा। अगर इंडियन बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स या तो गवर्नमेंट के हों या तो किसी कंपनी के हों, इन सब में भी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये भी सब आ जाएंगे एफपीआई में। मतलब एफपीआई एक ब्रॉडर टर्म है जो कि एफडीआई को भी इंक्लूड करता है। इसके बाद अगर न्यूज़ की बात करें तो इसका रीज़न क्या है कि जो इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट था एफपीआई का, इतना तेज़ी से आखिर बिकवाली कर क्यों रहे हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं, नैरोइंग स्प्रेड बिटवीन द 10-year यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड इंडियन 10-year जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रीज़न क्या है कि एक तरफ है यूएसए बॉन्ड, एक तरफ है इंडिया का जीसेक यानी जी सिक्योरिटीज़। तो इसमें अगर ज़्यादा यील्ड होगी तो इंडिया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बोलिए एक तरह से बॉन्ड ही है वो भी, उसको इन्वेस्टर्स क्यों खरीदेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स या मान लीजिए कि यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेंगे अगर उनको उतना ही बॉन्ड यील्ड या उतना ही रिटर्न यूएसए के ही बॉन्ड्स को खरीदने में मिल रहा है। क्योंकि एक्चुअली अगर यहाँ के बॉन्ड खरीदते हैं उसके बाद जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो उनको निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो चीज़ तो और कम कर देगा रिटर्न। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जो अभी क्या हुआ है, यूएसए का जो बॉन्ड मार्केट है उसमें बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं, तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही हैं तो उनको ईजिली वहीं पे अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है, तो इंडिया में क्यों आएंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्यों खरीदेंगे इंडिया की। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताया गया कि नैरोइंग स्प्रेड बिटवीन 10-year यूएसए ट्रेजरी एंड 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनके बीच जो अभी तक गैप था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है या नैरो हो गया है। पहले गैप था लगभग 400 बेसिस पॉइंट का, अभी गैप हो गया है 100 बेसिस पॉइंट का। तो इतना जो ये जो 100 बेसिस पॉइंट का गैप भी है ये ट्रांजैक्शन चार्जेस में ही निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जी सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न। और इंडिया में जो है थोड़ा स्टेबिलिटी का भी असर हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था उससे थोड़ा सा इंडियन इक्विटी मार्केट अनस्टेबल हुआ, ये भी एक सबसे मेन फैक्टर है कि एफपीआई अपना पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल रहे हैं। और तीसरा फैक्टर यूएस इंड्यूस्ड ग्लोबल टैरिफ वार, जो यूएसए जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के तब से
एक ग्लोबल टैरिफ वार का जो है शंका बनी हुई है या डर बना हुआ है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के निकला, जिसकी वजह से एफपीआई अपनी हैवी सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा पर्पज़ था कि आपको स्टॉक्स तक ले जाएं या इंडियन इक्विटी मार्केट में इनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये हम समझाने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में पूछने में कोई झिझक ना रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।